हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन तो आपको पता है कि क्या होता है। जब भी प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या हम कहते हैं कि वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। मतलब वो थोड़ा सा मुड़ जाती है, जिस रास्ते पर जा रही होती है उससे थोड़ा सा वो भटक जाती है। इसको अपवर्तन कहते हैं। अब ये अपवर्तन वायुमंडल में भी होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्योंकि जो माध्यम होते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम का मतलब है कि उनकी सघनता और उनकी विरलता में अंतर है। सघनता और विरलता का अंतर, इसका मतलब है कि उनके अपवर्तनांक में परिवर्तन है। अपवर्तनांक उनके भिन्न भिन्न हैं। अगर दो माध्यम के अपवर्तनांक अलग अलग होंगे तो उनमें से एक सघन होगा और एक विरल होगा। तो अपवर्तन जो है वो इसी कारण से होता है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है या सघन से विरल में प्रवेश करती है तो उसकी स्पीड जो है, प्रकाश की स्पीड, प्रकाश की चाल, वो बदल जाती है। ठीक है, इसलिए वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हमें लगता है कि वो इसलिए विचलित हो गई क्योंकि उसकी चाल धीमी पड़ गई या उसकी चाल तेज हो गई। ठीक है, तो हम ये अब देखेंगे कि वायुमंडल में ऐसा कैसे होता है। वायुमंडल में जब आप वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल तो गैसों से बना हुआ है, उसमें कई तरह की गैसों का मिश्रण है वो। तो उसमें सघनता और विरलता का क्या मतलब है, सघनता और विरलता कैसे होगी उसमें, जिसके कारण कि उसमें अपवर्तन हम देखेंगे। हमें कई ऐसे घटनाएं हैं जिनमें कि वायुमंडलीय अपवर्तन के होने का एहसास होता है। क्योंकि आप अपवर्तन पढ़ चुके हो, तो जब आप इन घटनाओं को पढ़ोगे और आप इसका कारण समझोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें अपवर्तन ही हो रहा है। अब क्योंकि ये वायुमंडल में हो रहा है इसलिए हम इसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आपने संभवतः किसी आग या भट्टी, कभी आग या भट्टी या किसी ऊष्मीय विकिरक के ऊपर उठती गर्म वायु के विशुद्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी, अनियमित, अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। आप कभी, जैसे सर्दियों में तो आपने देखा होगा ना कि कई लोग आग जलाकर बैठे रहते हैं, है ना, कोयले जला लेते हैं या वो लकड़ी जला लेते हैं। जब वो आग की लपटें ऊपर उठ रही होती हैं ना, जो ऊपर ऊपर वाली लपटें होती हैं, आप अगर उन लपटों में देखोगे ना, उसके दूसरी तरफ आपको धूल के कण जो है ना वो झिलमिलाते हुए दिखाई देंगे। आपको लगा कि आग जो है वो झिलमिला रही है, आग तो झिलमिलाती है ही, लेकिन उसके पीछे जो धूल के कण हैं उस झिलमिलाहट के कारण हमें वो धूल के कण भी झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आग के ऊपर की वायु, आपने अगर स्थल समीर, जल समीर के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको ये भी पता होगा कि जब भी वायु गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है। वायु के गर्म होने से क्या होता है, आपको पता है कि वायु में भी गैसों के कण हैं। ठीक है, अब जो गैसों के कण हैं, मान लो कि मैं ये गैसों के कण बना रही हूँ, ये गैस के कण हैं। ठीक है, अगर मैं इन कणों को गर्म कर दूँ, इस पूरे को मैं गर्म कर दूँ, मान लो ये वायु है, वायु के अंदर ये गैसों के कण हैं, अगर मैं इनको गर्म करती हूँ, गर्म करने से इनकी गति बढ़ जाएगी। आप जानते हो कि पदार्थ के कण जो है वो गति करते हैं और सबसे ज़्यादा गति करते हैं गैसों के कण। तो जब हम उनको गर्म करते हैं तो इनकी गति बढ़ जाएगी। गति बढ़ने से ये जो कण हैं ये दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, और दूर दूर होने से क्या होगा कि हवा हल्की हो जाएगी। आपने एक तो है कि आपने 10 गेंदों को एक डब्बे के अंदर रख लिया, पैक कर लिया। ठीक है, अब आप उन्हीं 10 गेंदों को एक बहुत बड़े डब्बे के अंदर डालते हो, तो चाहे डब्बा बड़ा हो गया, वो बॉक्स जो है वो बड़ा हो गया, फिर भी आपको वो थोड़ा हल्का लगेगा उठाने में। 1 किलो आप उसको छोड़ दो। आप दूसरा उदाहरण लो कि अगर 1 किलोग्राम लोहा है और 1 किलोग्राम कपास है, आपने वो कपास, 1 किलोग्राम कपास आपने या तो हाथ में उठा ली या आपने किसी पॉलीथीन में डाल ली, आप उसको उठाओ,
दोनों का वजन 1 किलोग्राम है, लेकिन फिर भी आपको लोहा भारी लगता है। क्यों भारी लग रहा है? क्योंकि उसके जो कण हैं वो सारे नज़दीक नज़दीक हैं, और जबकि कपास क्या है, वो फूल गई, उसके कण दूर दूर हैं, इसलिए उसने ज़्यादा जगह ले ली, और इसलिए वो हमें हल्की लगती है, जबकि दोनों का वजन बराबर है। तो बिल्कुल ऐसा ही जब वायु गर्म होती है तो उसके कण दूर दूर फैल जाते हैं और वो हल्की हो जाती है। अब जो हल्की वायु होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, हल्की वायु हमेशा ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है, जबकि जो ठंडी वायु होती है ना, वो भारी होती है, भारी होने के कारण वो ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाती है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ये जो बताया आपको कि जब आपने आग की किरणें जो आपने देखी होंगी, उनके ऊपर जो धूल के कण देखे हैं, उन धूल के कणों को झिलमिलाते हुए देखा होगा। अस्थिर मतलब झिलमिलाहट एक ही जगह पर नहीं है, अनियमित है वो, कभी कैसे हो रही है, कभी कैसे हो रही है झिलमिलाहट। आग के तुरंत, आग के बिल्कुल ऊपर की जो वायु है वो अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म है। जैसे मान लो ये आग है, आग की लपटें हैं ये, ठीक है। जो यहाँ वाली वायु है ये इससे ऊपर की वायु से गर्म है, ये वाली ज़्यादा गर्म है, ये वाली जो है ये ठंडी है, और जो नीचे वाली वायु है जो आग के बिल्कुल नज़दीक है वो ज़्यादा गर्म है, नीचे वाली, ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक, गर्म हो गई ये नीचे वाली वायु आग के नज़दीक वाली, इसलिए ये हल्की हो गई, ठीक है। और इसका जो अपवर्तनांक है वो ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, ये हल्की हो जाती है, हल्की होने के कारण ये विरल हो जाती है, कण दूर दूर हो गए तो ये विरल हो गई, खुल गई ये, ठीक है। और खुलने के कारण इसका जो अपवर्तनांक है वो ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाता है। जो सघन होता है ना माध्यम, उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, और जो विरल माध्यम होता है, अगर हम दो माध्यमों की तुलना कर रहे हैं तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है। तो क्योंकि अपवर्तक माध्यम यानी कि वायु, वायु की अवस्थाएं स्थिर नहीं हैं, वायु के अंदर ही दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा जो है वो विरल है और एक हिस्सा जो है वो सघन है। कैसे? कि जो आग के नज़दीक वाली वायु है, ये आग की लपटें हैं, ठीक है, इसके जो नज़दीक वाली वायु है ये वायु तो है गर्म, और गर्म होने के कारण ये हल्की है, हल्की का मतलब है कि ये विरल है, ठीक है। और जो ऊपर वाली वायु है ये ठंडी है, और ठंडी का मतलब है कि ये भारी है और ये सघन है। वायु के अंदर इस आग की लपटों के कारण दो अलग अलग माध्यम का निर्माण हो गया, एक माध्यम जो है वो विरल है और एक माध्यम सघन है। इसलिए जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, वो प्रकाश की किरणें जब सघन से विरल में या विरल से सघन में प्रवेश करेंगी तो उनका अपवर्तन होगा, और इसलिए जो वायु के जो धूल के कण हैं, गर्म वायु में से जब हम देखते हैं पीछे की तरफ के धूल के कणों को उड़ते हुए, तो उनकी स्थिति हमें लगातार बदलती हुई दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। तो आप समझ गए कि वायु जो है वो विरल और सघन दो तरह की हो गई, जलती हुई आग के कारण दो तरह की हो गई। आग के नज़दीक की वायु जो है वो विरल है और उससे ऊपर की वायु ठंडी होने के कारण सघन है। अब जब वायु में ऐसे दो माध्यम बन गए, विरल और सघन, तो वहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, तो हम इसको वायुमंडलीय अपवर्तन ही कहेंगे ना। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन का ही प्रभाव है कि जब आग की लपटों में से हम पीछे की तरफ धूल के कणों को देखते हैं तो वो धूल के कण हमें झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से ये थोड़ा सा बताती हूँ कि जो अपवर्तन है, आप जानते हो कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, किसी में से किसी में भी जा सकता है, सघन से विरल में भी जा सकता है, विरल से सघन में भी जा सकता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है, इसी को अपवर्तन कहते हैं। अब वायुमंडल में भी ऐसा होता रहता है कि वायु जो है किसी किसी जगह पर वायु सघन होती है, किसी किसी स्थान पर वायु विरल होती है। जहाँ पर
थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई वहाँ पर वायु हल्की हो जाती है और इसलिए विरल हो जाती है। और जहाँ ठंडी हवा चल रही है, जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है और वहाँ का जो वायुमंडल है वो सघन हो जाता है। तो इसलिए जब ऐसे दो अलग अलग हिस्से हो गए वायुमंडल में ही, चाहे वो वायुमंडल है गैसों का ही बना हुआ है, दोनों हिस्से विरल भी और सघन भी, एक ही जैसी गैसें हैं, लेकिन फिर भी उनकी सघनता में फ़र्क है। सघनता में अंतर का मतलब है कि उनके अपवर्तनांक में अंतर है, और अपवर्तनांक में अंतर का मतलब है कि वहाँ अपवर्तन होगा। ठीक है, तो जब वायु विरल से सघन में या सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वहाँ अपवर्तन होगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो वहाँ अपवर्तन होगा। और क्योंकि ये सघनता विरलता वायुमंडल में है, इसलिए हम इसे वायुमंडलीय अपवर्तन का नाम देते हैं। और आग की लपटों के पीछे जो हमें धूल कण झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, वो भी वायुमंडलीय अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। ठीक है, तो हम जो दो मेन घटनाएं हैं जो हम वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हम देखते हैं, आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये वायुमंडलीय अपवर्तन ही है ये भी। ठीक है, तो वो अब हम पढ़ेंगे। पहला जो है इसमें वो है तारों का टिमटिमाना। आप सब जानते हो, बचपन से ही आप पोएम पढ़ते आ रहे हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। ट्विंकल का मतलब क्या है, टिमटिमाना, कि छोटा जो तारा है, छोटे छोटे तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं। हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ना, मतलब कि कभी वो हमें उनकी लाइट तेज, कभी कम तेज कम, इस तरह से होती हुई दिखाई देती है, तो वही उसी को ही टिमटिमाना कहते हैं। ठीक है, आप काफ़ी छोटी क्लासेस से पढ़े हो कि तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, है ना। तो तारों का जो टिमटिमाना है वो भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, इसलिए वो तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जब उन तारों का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वायुमंडल है ना, ये अगर पृथ्वी है तो वायुमंडल एक निश्चित ऊंचाई तक है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर ऊपर तक सिर्फ वायुमंडल है। उसके ऊपर जो है कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ निर्वात है, इसको हम निर्वात कहते हैं। ठीक है, ना यहाँ पर कोई धूल कण है, ना यहाँ कोई गैस कण है, ना ही यहाँ कोई किसी तरल द्रव के कण है, कोई कण नहीं है। हमारा वायुमंडल सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, पृथ्वी से 150 किलोमीटर या 180 तक ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जहाँ ये जो सारा माध्यम है ना, जो ऊपर वाला जिसको हम निर्वात कह रहे हैं, वो विरल है। क्योंकि विरल क्यों है, जब वहाँ वो कोई कण ही नहीं है तो वो विरल है। और हमारा वायुमंडल, क्योंकि उसमें तो कण है, गैसों के कण हैं, इसलिए वायुमंडल सघन है। तो जब कोई तारा है, तारे का प्रकाश इस विरल माध्यम से, यानी कि जो निर्वात है, वहाँ से जब वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, अभिलंब, क्योंकि ये विरल है, विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये मैंने बना दिया अभिलंब। ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गई, इधर मुड़ गई, इसको जाना था सीधा। ठीक है, ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई। अब अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये हमें यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। मैं इसको दोबारा से दिखाती हूँ कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इसके 150-180 किलोमीटर ऊपर तक हमारा वायुमंडल है और ऊपर सारा निर्वात है। अब जो तारा है ना, तारा है यहाँ पर मान लो, ठीक है, कोई भी तारा हो सकता है, हमारा सूरज भी हो सकता है ये, लेकिन तारे तो हमें रात को टिमटिमाते दिखाई देते हैं ना, क्योंकि जो वो बहुत दूर है, हमें बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अब सूरज जो है वो हमारी धरती के, पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, इसके कारण वो हम उसकी टिमटिमाहट हमें इतनी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा दिखता है। जबकि जो तारे हैं जो रात को दिखाई देते हैं, क्योंकि रात को सूर्य अस्त हो जाता है, इसलिए उन तारों का प्रकाश हमें रात को ही दिखाई देता है। दिन में भी होते हैं वो तारे, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि उसकी रोशनी में वो तारों की रोशनी छुप जाती है। लेकिन रात को जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमें वो तारे, उसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जाने के कारण हमें वो दिखाई देते हैं। अब ये तारा है, तारे का प्रकाश रात को हमारे वायुमंडल में, ठीक है, प्रवेश कर रहा है। जैसे मैंने 2 किरणें दिखा दी यहाँ से, ये इस तरह से,
ठीक है। तो अब ये जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो एक किरण है, ये वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ये दूसरी किरण है, इसका अभिलंब बनाएंगे तो ये भी मुड़ेगी अभिलंब की ओर। जाना तो था इनको ऐसे, ठीक है, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। अब क्या होगा, अब अगर हम इन किरणों को जो अभिलंब की ओर मुड़ गई इनको पीछे की तरफ मिलाएं, ये वाली है ना, इसको मैं पीछे की तरफ मिला देती हूँ, पीछे बढ़ा देती हूँ मैं इसको। आप देखो ये बना दिया मैंने, और इसको भी मैं पीछे मिला देती हूँ तो ये यहाँ पर जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि तारा जो है वो यहाँ पर है, जबकि तारा यहाँ पर है, वास्तविक स्थिति उसकी ये है। लेकिन जब वो तारे का प्रकाश अंतरिक्ष से, ठीक है, अंतरिक्ष में जहाँ की निर्वात है वहाँ से वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन होता है। उस अपवर्तन के कारण हमें तारे की स्थिति ये वाली लगती है, हमें लगता है कि तारा ये है, ये नहीं है। और अभी तो हमें एक बार लगा है सिर्फ ये, लेकिन जैसे अभी मैंने बताया कि वायुमंडल के अंदर ही ये तो प्रकाश जब यहाँ से यहाँ प्रवेश कर रहा है, लेकिन जब वायुमंडल में आता है ना तो वायुमंडल में भी कई परतें बनी हुई हैं, कोई सघन है, कोई विरल है। ये अगर पूरा मैं कहूँ वायुमंडल है तो इसमें भी कई परतें बनी हुई हैं। जैसे एक परत है वो काफ़ी सघन है, ठीक है, जैसे जैसे मैं लाइनें बना रही हूँ ना उसका मतलब उसकी सघनता और विरलता को बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये दूसरी परत है, ये विरल है, आप देखो कम लाइनें बनाई हैं। फिर ये अगली परत है, ये काफ़ी सघन है, इसमें मैंने ज़्यादा लाइनें बना दी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि वायुमंडल के अंदर ही कहीं पर सघनता है, कहीं पर विरलता है, फिर सघनता है। तो प्रकाश पहले तो बाहर से आया निर्वात से, फिर वो सघन वायुमंडल में गया, फिर उसका अपवर्तन हुआ, फिर जब वो विरल वायुमंडल में आया तो फिर उसका अपवर्तन हुआ, फिर विरल से होकर फिर दोबारा से वो सघन में आया तो उसका फिर अपवर्तन हुआ, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, 3 परतें बनाकर, ज़्यादा परतें भी हो सकती हैं और ज़रूरी नहीं है कि सघन हो फिर विरल हो फिर सघन हो, कैसे भी हो सकती हैं, पहले विरल या सघन। तो बार बार जब तारे का अपवर्तन होगा तो हमें तारा एक जगह पर दिखाई नहीं देगा, हमें तारा कभी इधर दिखाई दे रहा है, कभी उधर मतलब हल्का हल्का हिलता हुआ, और वही उसका हल्का हल्का हिलना ही उसके कारण ही हमें कभी उसकी रोशनी ज़्यादा दिखती है, कभी कम दिखती है, और उसी को ही हम टिमटिमाना कहते हैं, ठीक है। हम इसको जो ये दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें। तारों के इसमें जो मेन है ना मैं आपको वो बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, और लिखने में जब आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसमें है क्या, ठीक है। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुँचने, पृष्ठ मतलब जहाँ हम रह रहे हैं ज़मीन पर, वायुमंडल में आ गया प्रकाश, जमीन तक पर पहुँचने तक तारे का प्रकाश लगातार अपवर्तित होता है। यही मैंने बताया ना कि वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं तो इसलिए बार बार अपवर्तन होता है उसमें। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, मतलब अपवर्तनांक बदल रहा है। मैंने आपको बोल दिया कि सघनता और विरलता में अंतर आ रहा है, और इसमें लिखा है कि अपवर्तनांक अलग अलग है, तो अपवर्तनांक अलग है तभी तो हम कहते हैं कि सघनता विरलता में अंतर है। अपवर्तनांक ज़्यादा है तो वो परत जो है वो सघन है, अपवर्तनांक कम है तो वो परत विरल है, ठीक है। आप इसकी जगह ये भी आप बता सकते हो कि वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिनकी सघनता में अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर जो है वो विरल माध्यम है, लेकिन जब वो वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल सघन है, इसलिए विरल से सघन में आने पर प्रकाश की किरणें अभिलंब की तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है। इसलिए तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से हमें अलग प्रतीत होती है। अब यहाँ आभासी और वास्तविक का क्या मतलब है। वास्तव में तारा था यहाँ पर, लेकिन इसके अपवर्तन के कारण ये प्रकाश इसका वायुमंडल में गया, उसको ऐसे जाना था, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, और जब हमने इस लाइन को पीछे किया तो ये यहाँ पर मिली। हमें लग रहा है कि तारा यहाँ है, लेकिन वो वास्तव में कहाँ है, यहाँ। तो ये वाली स्थिति इसकी वास्तविक स्थिति है, और ये जहाँ हमें लग रहा है वो महसूस हो रहा है हमें, वो उसकी आभासी स्थिति है,
ठीक है। इसलिए तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ अलग लगती है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचाई पर प्रतीत होता है, थोड़ा सा ऊपर वो हमें लगता है, ठीक है। क्योंकि ये वाली लाइन आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर ये बता दिया है। तारे की यह आभासी स्थिति भी, अब ये जो आभासी स्थिति है ना, ये तो हमने एक बार अपवर्तन दिखाया है सिर्फ इसका, इसलिए हमें ये लग रही है, लेकिन मैंने अभी बताया कि बार बार अपवर्तन होता है उसमें। तारे के प्रकाश में बार बार अपवर्तन होता है, वायुमंडल की अलग अलग परतों से अपवर्तन होता है। तो हमें यही स्थिति नहीं दिखाई देगी, हमें तारे की स्थिति कभी यहाँ दिखाई देगी, कभी यहाँ दिखाई देगी, कभी यहाँ दिखाई देगी। तो इसलिए हमें तारे की अवस्था जो है वो बहुत बदल रही है। इसलिए तारे की आभासी स्थिति, यहाँ से आप करो पहले, तारों से आने वाले प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, इसलिए तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है और आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। कभी हमारी आँखों में उनका प्रकाश ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, इसलिए हमें वो टिमटिमाता हुआ लगता है, ठीक है। अब उसके बाद है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। आपका क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि तारे तो टिमटिमाते हुए दिखते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों? तो पहले आप तारों के बारे में बताओगे कि वो क्यों दिखते हैं टिमटिमाते हुए। आप बताओगे कि तारे जो हैं वो बहुत छोटे हमें दिखाई देते हैं और जब उनका प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसका बार बार अपवर्तन होता है, जिसके कारण वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ग्रह जो हैं वो तारों की बजाय, तारे तो बहुत दूर हैं लेकिन जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए हम उनको बड़ा मान सकते हैं, वो बड़े होते हैं। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, जैसे हम तारे को मान रहे हैं, आप एक देखो, हम तारे को तो मान रहे हैं ये छोटा सा बिंदु, और जबकि हम ग्रह को ये कह रहे हैं, तो ये जो ग्रह है ना ये कई सारे बिंदुओं का बना हुआ है। तो हर बिंदु का, अब ये तारा तो एक था, एक बिंदु, इसका अपवर्तन हुआ बार बार, लेकिन यहाँ हर बिंदु का अलग अलग अपवर्तन होगा। तो वो जो अपवर्तन होते हैं ना, तो इस तरह से होता है कि एक बिंदु का अपवर्तन होता है तो हमें वो इस बिंदु की तरह दिखाई देता है, इसका होता है तो वो इसकी तरह दिखाई देता है, मतलब वो हमें यहीं के यहीं दिखाई देते हैं, इसलिए हमें वो टिमटिमाते हुए लगते ही नहीं हैं, ठीक है। ग्रह तारों की बजाय पृथ्वी के बहुत पास हैं और उनको हम एक बड़े स्रोत की तरह मान सकते हैं, और ये बड़े स्रोत कई सारे बिंदु के बने हुए हैं। इसलिए जब इन सभी बिंदु के प्रकाश स्रोतों से हमारी आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन जो होगा ना वो लगभग 0 होगा। मतलब अपवर्तन तो हो रहा है सभी बिंदुओं का, लेकिन अगर हम उनको टोटल करेंगे ना तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु के अपवर्तन से वो हमें दूसरे बिंदु जैसा दिखाई दे रहा है, दूसरा बिंदु पहले बिंदु जैसा दिखाई दे रहा है, तो दोनों का अपवर्तन कैंसिल हो गया ना, इसलिए अपवर्तन लगता ही नहीं है और हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, लेकिन ग्रह नहीं दिखते हैं। उनका अपवर्तन, सभी बिंदु जो है वो एक दूसरे के अपवर्तन को शून्य कर देते हैं, इसलिए हमें ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है हमारा अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। मुझे पता है कि आपको इसके बारे में पता ही नहीं होगा कुछ, आप जानते ही नहीं होंगे कि ऐसा भी होता है वास्तव में, लेकिन होता है। इसका मतलब क्या है? अग्रिम सूर्योदय का मतलब है, अग्रिम सूर्योदय का मतलब है कि अग्रिम का मतलब है पहले, और सूर्योदय का मतलब तो आपको पता ही है कि जब सूर्य उदय होता है। सूर्य जब उदय होता है ना तो आपको, अभी वो ऊपर आया नहीं है, आपको दिखना, मतलब जहाँ हमारी आंखें पहुँच देख रही हैं, चाह रही है ना उसको, अभी वो वहाँ नहीं आया है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है। वास्तव में सूर्य ऊपर उस जगह पर पहुँचा नहीं है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो गया? सूर्य वास्तव में अभी उदय नहीं हुआ, जहाँ उदय होकर वो आना चाहिए वहाँ वो पहुँचा नहीं है, लेकिन हमें फिर भी वो वहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसको अग्रिम सूर्योदय कहते हैं कि सूर्योदय हुआ तो नहीं लेकिन हमें पहले ही दिखाई दे गया। और विलंबित सूर्यास्त का क्या मतलब है? विलंबित सूर्यास्त का, विलंबित का मतलब है देर से, ठीक है। सूर्यास्त जो है ना वो हो गया है, लेकिन हमारे लिए नहीं हुआ, हमें अभी भी सूर्य दिखाई दे रहा है। हमारे लिए सूर्यास्त 2 मिनट के बाद होता है, सूर्य वास्तव में छिप चुका है, ठीक है, लेकिन हमें अभी भी वो दिखाई दे रहा है।
और जब वो छुपा ना वास्तव में अस्त हुआ, उसके 2 मिनट बाद हमारे लिए अस्त हुआ है वो, हमें तो 2 मिनट तक और दिखाई दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं विलंबित सूर्यास्त। और इसका कारण भी बिल्कुल वही है। इसको आप देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि क्षितिज क्या है। क्षितिज वर्ड ऊपर भी आया है। क्षितिज जो है ना, एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है एक, कि जो वास्तव में है नहीं। अब जैसे आपने कभी टीवी में देखा होगा, या अगर कोई बच्चा समुद्र के पास गया हो, नहीं तो आपने टीवी में तो देखा ही होगा, समुद्र दिखाते हैं ना, तो आप देखो कि समुद्र जो है बहुत दूर तक होता है। जब आप बहुत दूर तक देखते हो ना, आपको लगता है कि बिल्कुल लास्ट में जाकर समुद्र खत्म हो रहा है, या आपको लगता है कि समुद्र और आसमान मिल गए। आपको समुद्र की एक लाइन दिखाई देती है और उसके ऊपर आपको आसमान लग रहा है और उसके नीचे आपको समुद्र दिख रहा है। वो जो लाइन है ना काल्पनिक, जबकि सूर्य वहाँ पर आसमान और समुद्र यानी कि पृथ्वी मिल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्षितिज। या आप समुद्र की बात मत करो, आप वैसे ही बहुत खुले मैदान में खड़े हो जाओ, बहुत ही बड़ा मैदान है, कोई पेड़ वेड़ नहीं है दूर दूर तक, तो आप अगर वहाँ से भी खड़े होकर देखोगे ना दूसरी तरफ मैदान के, बहुत ही बड़ा मैदान है, मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितना बड़ा। जैसे समुद्र बड़ा है ना, वैसे बड़ा मैदान है। आप देखोगे ना मैदान के एंड में, आपको लगेगा कि ज़मीन और जो पृथ्वी और आसमान मिल रहे हैं आपस में, एक लाइन पे एक लाइन बन रही है, उसके ऊपर आसमान है और नीचे जो है वो पृथ्वी है। तो वो जो लाइन है ना काल्पनिक है, वो है नहीं वास्तव में, उसको ही क्षितिज बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण बताऊंगी। अब ये जो है ना, ये है क्षितिज, ये है ना पृथ्वी, पृथ्वी का छोर यहाँ है और ये क्षितिज है, ये लाइन। ठीक है, अगर मान लो ये वायुमंडल ना होता, ये है वायुमंडल जो बाहर ये लाइन बनाई हुई है, घेरा बनाया हुआ है, अगर ये वायुमंडल ना होता, अब सूर्य जो है ना क्षितिज के नीचे है, मतलब वो सूर्योदय हुआ नहीं है अभी, सूर्य यहाँ पर है क्षितिज के नीचे। ठीक है, सूर्य से प्रकाश तो लेकिन आना शुरू हो जाता है, प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश इस रेखा से होता हुआ यहाँ जाएगा, लेकिन जो मनुष्य है ना वो यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, थोड़ा नीचे, क्योंकि हमने वायुमंडल बड़ा बना दिया ना, मनुष्य यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो वो जो उसका प्रकाश है वो तो ऊपर जा रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमें सूर्य दिखाई नहीं देता। लेकिन क्योंकि हमारे पास तो वायुमंडल भी है, अब क्या होगा, जब ये प्रकाश सूर्य से निकलकर यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, वायुमंडल पर, और वायुमंडल पर पहुँचने के कारण इसका जो है यहाँ अपवर्तन होगा। ठीक है, इसका यहाँ अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश हमारी आँखों तक आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो ये दिखाया हुआ है मनुष्य। ठीक है, तो अगर ये वायुमंडल, ये प्रकाश जो है जब ये आता है वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में प्रवेश किया, ये यहाँ पर इस जगह पर क्या है, इस पॉइंट पर अभिलंब है ये, तो ये जो प्रकाश है ये जा रहा था ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा था ये, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया, तो ये हमारी आँखों में आ गया, यहाँ पर मनुष्य खड़ा हुआ है उसकी आँखों तक पहुँच गया। लेकिन अगर हम इस रेखा को पीछे की तरफ मिलाएं, आपको मैं ये दूसरे चित्र से समझाती हूँ, आप इसको देखो, ये क्लियर है थोड़ा। यहाँ पर ये असली वास्तविक स्थिति है सूर्य की। ठीक है, तो इस क्षितिज है, ये क्षितिज है, ये वाली लाइन जो है, ये जो लाइन है ये क्षितिज है, ये सूर्य है, अभी इसकी वास्तविक स्थिति ये है। यहाँ से ये प्रकाश आया, ठीक है, ये प्रकाश हम यहाँ जो हमारा वायुमंडल है ना वो यहाँ तक है, ये प्रकाश आया यहाँ पर वायुमंडल में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो इसका जो है अपवर्तन हो जाएगा, अपवर्तन होने के कारण ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, ये अभिलंब की तरफ मुड़ गया। ठीक है, अब अगर हम इसको पीछे से पीछे मिलाएं, हम इसको पीछे ले जाएं रेखा को, तो ये हमें यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, और हमें लगेगा कि सूर्य जो है वो यहाँ पर है, जबकि वो यहाँ था, लेकिन हमें सूर्य लगेगा कि यहाँ पर है। अब मैं इसको एक चित्र खुद से बनाकर दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप देखो कि ये जो है पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्षितिज है, सूर्य यहाँ पर है। ठीक है, ये सूर्य है
और यहाँ पर ये हमारा वायुमंडल है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर मनुष्य खड़ा हुआ है। ये कई सारी परतें हैं वायु की। अब प्रकाश जो है ना वो यहाँ पर आया, ठीक है। प्रकाश यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। तो इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के कारण ये जा तो रहा था ऐसे प्रकाश, लेकिन ये मुड़ गया, इधर आ गया, ठीक है। अवलंब की ओर मुड़ गया। ये अभिलंब था इस पॉइंट पर, अवलंब की ओर मुड़ गया। जाना तो था इसको इस दिशा में। देखो अब ये आ रहा है ना, ये आया प्रकाश यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश। और जहाँ मैंने बना दिया ये अभिलंब, तो ये इसको जाना था प्रकाश को इस तरह से, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गया और ये हमारी आँखों तक, यहाँ पर आँखों में आ गया प्रकाश। और अगर हम इसको लाइन को पीछे लेकर जाते हैं तो ये हमें यहाँ से आती हुई लगती है और हमें लगता है कि सूर्य यहाँ पर है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि सूर्य यहाँ पर है। जब इससे प्रकाश आया यहाँ, वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश किया तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ गया। अभिलंब की तरफ मुड़ने से वो उस जो प्रकाश है वो हमारी आँखों तक पहुँचा और हमें लगता है कि ये प्रकाश, जब हम इस रेखा को पीछे ले जाते हैं तो हमें लगता है कि ये प्रकाश तो यहाँ से आ रहा है, तो हमें लगता है कि सूर्य है ये यहाँ पर। इस तरह से, ये तो मैंने एक किरण बताई ना प्रकाश की, ऐसे कई सारी किरणें होती हैं। अब सूर्य इतना बड़ा है, उसकी इतनी सारी किरणें हैं, तो सारी की सारी किरणें आएंगी, ठीक है। इसमें से निकलती हुई कई सारी किरणें आएंगी। तो वो जब उन किरणों का अपवर्तन होगा तो कोई किरण हमें यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, कोई हमें यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, तो हमारे लिए सूर्य हमें ये दिखाई देगा, ठीक है। तो जबकि सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, उससे 2 मिनट पहले ही वो हमें दिखाई देने लग जाता है। इसको बोलते हैं अग्रिम सूर्योदय। और बिल्कुल ऐसा सूर्यास्त के समय होता है। सूर्य जो है वो यहाँ पहुँच चुका है, लेकिन वो हमें अभी भी यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। अगर आप सूर्योदय का समय दिखा रहे हो तब भी यही है, सूर्यास्त का समय दिखा रहे हो तब भी यही है। तो जब सूर्य थोड़ा सा सूर्यास्त में क्या होगा, जब सूर्य थोड़ा सा और नीचे पहुँच गया ना, तो हमें ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका अपवर्तन नहीं होगा और हमें ये वाली जगह दिखाई, ये वाला सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो हमारे लिए भी सूर्य अस्त हो जाएगा। वास्तव में तो सूर्य अस्त हो चुका था 2 मिनट पहले, लेकिन जब सूर्य थोड़ा और नीचे पहुंच जाएगा ना, तो हमारे लिए भी वो अस्त हो चुका होगा, ठीक है। तो ये 2 घटनाएं मैंने आपको बताई हैं वायुमंडल के अपवर्तन से रिलेटेड। एक तो तारों का टिमटिमाना और दूसरा है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है, जब और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। सूर्योदय से पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता रहता है, ठीक है। वास्तविक सूर्योदय का से हमारा मतलब है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज के ऊपर आ जाना, ठीक है। लेकिन जब वो क्षितिज से नीचे तभी हमें दिखाई देने लग गया, तो हमारे लिए तो सूर्योदय जल्दी हो गया ना। सूर्य की क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक और आभासी स्थितियाँ ये दिखाई हुई हैं। ये वास्तविक स्थिति है, ये आभासी स्थिति है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त में भी 2 मिनट का ही लगभग अंतर होता है। लगभग अंतर बताया, ये एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है। इस परिघटना के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। तभी हमें सूर्य की जो चक्रिका, यानी कि जो उसका गोला है, जो चक्र है उसका, वो हमें चपटा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चंस इस टाइप के आ सकते हैं कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का क्या कारण है। तो आपको यही चित्र बनाकर दिखाना है और 2 ही लाइनें लिखनी है सिर्फ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी चित्र, चाहे आप बनाओ या नहीं बनाओ, बट आपको 5-6 लाइनें, 2-3 लाइनें तारों के बारे में, 2-3 लाइनें आपको ग्रह के बारे में बतानी है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ो और समझो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप प्लीज़ मेरे को बताना।